हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास नाइन्थ की। देखिए, क्लास नाइन्थ में चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मतलब सेक्शन वन में 3 चैप्टर हैं। चैप्टर वन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चैप्टर टू में रशियन रिवॉल्यूशन, चैप्टर थ्री में नाजियों के बारे में दिया हुआ है। तो सेक्शन वन में 3 चैप्टर हैं, तो इनके बारे में चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। ये तीनों चैप्टर मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड की नज़रों से देखा जाए तो ये तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मतलब अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चैप्टर वन में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में दिया दिया हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वलिटी के बारे में। इन वर्ड्स के पीछे भी एक हिस्ट्री छुपी हुई है। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक स्मॉल पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू कैसे एंड ऑफ मोनार्की, मतलब मोनार्की को ख़त्म किया गया है फ्रांस में। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, एक तंत्र, और एक नई गवर्नमेंट का शुरुआत हुआ है, नया सिस्टम का आगमन हुआ है। और राइट ऑफ मैन, अब सबको मतलब समानता का अधिकार है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने राइट्स हैं और हर व्यक्ति अपने अपने राइट्स इक्वलिटी पर क्लेम कर सकता है। ये एक प्रकार की पॉलिटी की नई भाषा है। इससे पहले कुछ कईयों को अधिकार नहीं थे। जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो इस रेवोल्यूशन ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को, जो कि इंडिया में था, चाइना में था, साउथ अफ्रीका में था, अमेरिका में था, इसको एक नया, मतलब एक नए मोड़ पे ला के ले आए थे एटीन सेंचुरी में। मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो इंडिया के फ्रीडम फाइटर हैं, जो चाइना के फ्रीडम फाइटर हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, अमेरिका, और इन्हें भी काफ़ी सपोर्ट मिला था, मतलब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू। चैप्टर टू में हम सोशलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप के सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और रशिया रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सार सार निकोलस टू ने अपनी मोनार्की को ख़त्म करा था, और कैसे रशिया रेवोल्यूशन ने सोसाइटी को चेंज करा था कई तरीक़ों से। और रशिया रेवोल्यूशन ने जब रशिया रेवोल्यूशन हुआ था तो इसने एक कई सारे क्वेश्चंस लाए थे सामने नज़रों में, जो इकोनॉमिक इक्वलिटी से रिलेटेड थे, और जो उनकी वर्कर थे, पीजेंट थे, किसान लोग थे, जो आम लोग थे, उनकी जो कंडीशन थी बहुत दयनीय थी, उन पर इसने सवाल उठाए थे। और इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे कि कैसे सोवियत गवर्नमेंट ने, जो रशिया रेवोल्यूशन है उसने पूरा चेंज ही कर दिया था, और वो गवर्नमेंट चेंज कैसे हुई थी, उसमें कई सारी प्रॉब्लम भी आई थी, और उसने कई सारे उसको संभाला कैसे था। और जो सोवियत रशियन है, मतलब जो रशिया है, उसने कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो मशीनिज़्म है उसको प्रमोट करा था एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ जो वर्कर्स होते हैं, आम लोग होते हैं, उन पर एक प्रकार का क्राइसिस आ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। ये एक जो न्यू आइडिया था सोसाइटी का, ये मतलब जो न्यू आइडिया था, मतलब ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था, कई देशों में चल रहा था। लेकिन आज आज जो सोवियत यूनियन है वो बढ़ चुका है, और सोशलिज्म काफ़ी क्राइसिस, मतलब सोशलिज्म पर संकट है। लेकिन इसने रशियन रेवोल्यूशन ने 20वीं 20वीं शताब्दी में, मतलब जो बाकी के जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, बाकी के जो देश हैं, उनको एक एक प्रकार से बहुत पावर दी थी, बहुत, मतलब बहुत सपोर्ट मिला था इस बात को लेकर। चैप्टर थ्री में जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, तो कैसे कैसे हिटलर का राइज हुआ था, और कैसे नाज़ियों पर पॉलिटिक्स हुई थी, उन बच्चों और वुमेंस के साथ, उन महिलाओं के साथ क्या हुआ था नाज़ियों के साथ, और स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, और वहाँ के कंसंट्रेशन कैंप के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे नाज़ियों की जो माइनॉरिटीज़ थे उनके हक़ को छीना गया था, और कैसे एंटी जूस की फीलिंग भड़काई गई थी, और उन पर पॉलिटिक्स की गई थी। ये जो कहानियाँ हैं नाज़िम्स की, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब से सिर्फ मार्क्सिज्म किलिंग, मतलब 8-10 लोगों को मार दिए, 50-60 लोगों को मार दिया और हो गया। ये पूरा अंदर से, मतलब झंझोड़ के रख देने वाली, बहुत ही मतलब डरावनी पूरी स्टोरी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो थे वो अ, हिटलर से, इंडियन लोग जो थे हिटलर से काफ़ी इम्प्रेस थे। बट कुछ लोगों को जो नार्सिसिज्म के साथ हो रहा था, ये एक हॉरर कहानी की तरह मतलब हॉरर लग रहा था, वो काफ़ी डरावना लग रहा था सुनकर ही। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है
और जो मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड है ये बहुत सिंपल, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज़ादी मिल गई, डेमोक्रेसी मिल गई। इसने बहुत ज़्यादा वायलेंस देखा है। ट्रेनी ट्रेनी का मतलब होता है कई सारा अत्याचार फेस करा है, डेथ हुए हैं, डिस्ट्रक्शन हुआ है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हुई हैं। ये है चैप्टर 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अभी तक जो देखा था वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ये लिखा हुआ है चैप्टर 1। 14 जुलाई 1789 में जो पेरिस है, मतलब फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर जो माहौल था थोड़ा सा मतलब सही नहीं था। वहाँ के राजा ने सिटी में एंट्री करने की परमिशन दे दी थी अपने सिपाहियों को, और ऐसे रूमर्स थे कि अब राजा ओपन फायरिंग करवाएगा जो आम लोग हैं उनके ऊपर, सीधी सीधी फायरिंग। तभी की बात है तभी की बात है तब लगभग 7,000 लोग और महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठी हो गई थी। अब उन्होंने कहा था कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और फिर वो धीरे धीरे सरकारी बिल्डिंग में ब्रोक इनटू, मतलब ज़बरदस्ती घुसते गए। सर्च फॉर आर्म्स, मतलब सर्च ऑफ आर्म्स, मतलब उन्हें हथियारों के लिए अपने। जो 7,000 लोगों का ग्रुप था वो पेरिस के ईस्टर्न पार्ट की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर बिलास्टिक था, फोर्टेस प्रिसन थे, मतलब जो एक प्रकार का जेल था जहाँ पर कैदी कैदी बंद होते थे। उन्होंने वहाँ पर हथियार खोजने का सोचा। वहाँ पर मतलब हथियार चाहिए थे उन्हें। वहाँ पर एक आर्म्ड फाइटर था, बिलास्टिक कमांडर, वहाँ मारा गया, और वहाँ के जो कैदी हैं वो छूट गए थे। जो बिलास्टिक था वो एक मतलब बिलास्टिक एक प्रकार से सब लोग उससे नफरत करते थे। ये एक प्रकार का उसका सिंबल था, मतलब उसकी जो नेगेटिव पावर है, बिलास्टिक उसका सिंबल था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों ने फोर्ट्रेस, मतलब उसके पूरे किले को ही पूरा दहला, मतलब पूरा किला ही उसका पूरा गिरा दिया था लोग बागों ने। तभी की ही बात है जब पेरिस के आसपास, मतलब जो कंट्री साइड है, गांव इलाका है, वहाँ पर भी रियोट्स देखे गए थे, प्रोटेस्ट देखे गए थे। और कई सारे लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, जो खाने पीने की चीज़ें, ब्रेड हैं, उनके जो प्राइस हैं काफ़ी हाई हो रहे थे। जब हिस्टोरियन ने इसको देखा कि यार ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो दंगे भड़क रहे हैं, एकदम से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इनको मिला कि जो लिंक मिला, एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, मतलब फ्रांस में राजा को, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी देना या मृत्यु दंड देना, तो राजा को मारा गया था, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये इसने बड़े स्तर पर पहुँच जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, और ये कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी तक क्या था, कैसी थी वो। 1774 में लुइस 16 एक बाजू की बारबेरियन फैमिली का एक प्रिंस था। अब वो थ्रोन ऑफ फ्रांस, मतलब अब वो राजा बनने वाला था। जब उसकी उम्र जो थी 30 साल की थी, और उसकी शादी जो है ऑस्ट्रियन की जो प्रिंसेस है, मारिया एंटोनेट, उन उससे शादी हो गई थी। जब वो राजा बना, जब उसने ये खजाना वजाना देखा, तो उसने देखा तो खजाना तो खाली है, क्योंकि लंबे समय के संघर्ष के बाद जो लड़ाई चल रही थी, जो वार था, उस पर काफ़ी सारा खर्च हो चुका था पैसा। और इसके अलावा भी अब जो राजा है उसको अपने महल की शान और शौकत भी बरकरार रखनी है। अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो ऊपर से अलग से। लुइस 16 ने अमेरिका की हेल्प की थी ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए, तो इस पर से ऑलरेडी बिलियंस ऑफ लिवर जो कर्जा है चढ़ चुका था। इसके अलावा 2 बिलियन लिवर ऑलरेडी पहले से ही था। तो अब जो बाकी के जो लेंडर हैं वो चाह रहे थे कि भैया हम, मतलब एक प्रकार से सरकार को लोन दें, बट वो 10% चार्ज कर रहे थे इसके साथ साथ। अब जो फ्रेंच की गवर्नमेंट है वो इस पर बाध्य हो गई, मतलब अब उन्होंने सोचा कि अगर हमें टैक्स पे करना है और अपनी राशि बरकरार रखनी है, तो हमें इंटरेस्ट को, मतलब टैक्सेस वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे। तभी ये कोर्ट से जो हमारी मेंटेन हो पाएगी, हमारी आर्मी, हमारी कोर्ट है, और जो भी बाकी के जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं महल में, तभी उनको पेमेंट भी दे पाएंगे।
मतलब ये सब भी काफ़ी नहीं था। जो उस टाइम पर है 18th सेंचुरी में, जो फ्रेंच सोसाइटी वो 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, जो कि टैक्स पे करती थी। वो 3 पार्टी कौन-कौन सी थी? वो ये थी, बिजनेसमैन, मर्चेंट, ऑफिशियल, पीजेंट जो किसान लोग थे, जो स्मॉल पीजेंट लेबर वगैरह हैं। सेकंड में थी नोबिलिटी, फर्स्ट में क्लेयर्जी जो पादरी लोग होते हैं। जो सोसाइटी है पहले मिडिल एज के टाइम पे फ्यूडल सिस्टम पर बेस्ड थी। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जागीदारी सिस्टम, मतलब सीमांत सीमांत जागीदारी। और जो 1789 के पहले से ओल्ड रिजाइम सिस्टम था। ओल्ड रिजाइम का मतलब होता है पुराना राजतंत्र, प्राचीन राजतंत्र था, जो कि बाद में फिर वो ख़त्म हो गया था। फिगर 2 में बताया गया है कि जो फ्रेंच की सोसाइटी वो 3 पार्ट्स में बटी हुई थी, जो कि थर्ड स्टेट ये है जो बिग बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, पीजेंट है, आर्टिस्ट हैं, जो स्मॉल किसान हैं, छोटे मोटे। सेकंड में है नोबिलिटी, और फर्स्ट में क्लर्जी जो कि एक पादरी होते हैं। उस टाइम पर लगभग 90% जो पॉपुलेशन है वो एक सिर्फ किसान थी, और बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास ज़मीनें थीं, जिनके पास ज़मीनों का अधिकार था। और लगभग 60% जो ज़मीन है वो सिर्फ नोबलर, मतलब पादरी के पास थी, और जो सेकंड नंबर पर थे उनके पास थी। जो फर्स्ट के टू हैं, जो फर्स्ट जो अभी जो बताएं, जो स्टार्टिंग के दो लोग हैं, क्लर्जीमैन और जो अमीर लोग हैं, उनको किसी प्रकार के विशेष अधिकार मिलते थे, बर्थ राइट मिलते थे। मतलब जिस प्रकार के इंडिया में सिस्टम था ना कास्टिज्म का लेकर, मतलब कुछ ब्राह्मण लोगों को जन्म से अधिकार मिलते थे, उसी प्रकार से पेरिस में भी, फ्रांस में भी यहाँ यहाँ भी ऐसा सिस्टम हुआ करता था। सबसे पहला तो सिस्टम ये था कि भैया उन्हें टैक्स पे उन्हें काफ़ी सारा डिस्काउंट मिलता था, और ऊपर से वो मतलब किसानों से भी टैक्स लिया करते थे। एक तो भैया उन्हें ये काफ़ी फ़ायदा मिल गया कि भैया उन्हें टैक्स नहीं देना या कम देना है किसी बात को लेकर, ऊपर से तुम खुद टैक्स ले सकते हो बाकी जो गरीब लोग हैं उनसे। और जो किसान होते थे उनका काम क्या होता था, मतलब अपने स्वामी की सेवा करना, और अब उनके घर की देख रेख करना, उनको प्रोटेक्ट करना, और सड़कें वगैरह बनाना। चर्च क्या करती थी, जो तीसरे कैटेगरी के लोग हैं उन पर तिथ टैक्स वसूला करती थी, जो कि 1/10 होता था सैलरी का। मतलब अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है तो उसको 1 रुपये टैक्स देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा और टाइल नाम का टैक्स था, जो कि डायरेक्ट टैक्स था और इनडायरेक्ट टैक्स था, जो रोज़ाना ज़िंदगी में काम आता था, जैसे कि सॉल्ट और तंबाकू, उससे वसूला जाता था। और जिसको बेचारे सिर्फ थर्ड कैटेगरी के लोग ही पे करते थे, मतलब थर्ड कैटेगरी जो सबसे क्लर्जी मैन चर्च के पादरी हैं वो पे नहीं करते थे। और इसके बाद जो अमीर लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, वो पे नहीं करते थे। जो किसान हैं, आम लोग हैं, जो अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनको ही पे करना पड़ता था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब वहाँ के लोग, पेरिस के लोग, फ्रांस के लोग किस किस तरह सर्वाइव किया करते थे। फ्रांस की जो पॉपुलेशन है 1715 तक 23 मिलियन थी। 23 मिलियन होता है 2.3 करोड़। और 1789 तक ये पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई, मतलब 2.8 करोड़। तो जब जनसंख्या बढ़ी तो जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो मतलब गेहूँ की कमी हुई, तो गेहूँ की कमी हुई तो इससे डिमांड गेहूँ गेहूँ की काफ़ी बढ़ने लगी। और जो ब्रेड है, मतलब रोटी की जो कीमतें हैं वो कंटिन्यूस बढ़ती गई। और जो मोस्ट ऑफ द वर्कर थे वो लेबर ही हुआ करते थे वर्कशॉप में। और उनका जो वेजेस है उनका ऑनर फिक्स करता था, मतलब इनको सैलरी कितनी देनी है इनका मालिक तय करता था। बट जो वेज है, उनके कमाई के भत्ते हैं, वो महंगाई के साथ नहीं बढ़ रहे थे। जब रोटी के दाम बढ़ने लगे थे, गेहूं के दाम बढ़ने लगे थे, इससे क्या हुआ, अमीर और गरीब में और डिफरेंसेस बढ़ते गए। और परिस्थितियाँ जब और ख़राब हो जाती थी, जब मान लो सूखा पड़ गई, या खेती में जो गेहूँ जितना उगता था, मतलब
10 कुंटल उगता था, सूखे के कारण नहीं उग पाया, एक या दो ही हो पाया, या जो भी क्राइसिस आ गए, तो इससे क्या होता था, क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाते थे। और ऐसी जो घटनाएं होना ओल्ड रिजाइम फ्रांस में, मतलब पहला जो राजतंत्र था उसके दौरान ये ऐसी घटनाएं बहुत आम बात थी। ये सेकंड पे मैप दिया हुआ है, एक छोटा सा के थ्रू समझाया है। बेड हार्वेस्ट मतलब खेती में कोई नुकसान होता था, इससे क्या होता था कि जो सिचुएशन है और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, जिससे एपिडेमिक मतलब बीमारियां वगैरह होती थी, किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कर पाएगा, इससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाया करती थी। ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेसेज एंड एंड ऑफ प्रिविलेज। अब देखिए, अब जो क्या है, अब लोग बागों की आंखें खुली, अब लोग बाग होश में आए, अब उन्होंने कहा कि यार अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, जो पीजेंट पीजेंट थे ऑलरेडी इसके रिवॉल्ट कर चुके थे, इसके खिलाफ आवाज़ उठा चुके थे। जो टैक्स बढ़ रहे थे और फूड की कमी आ रही थी, और उनके पैसे की उनकी सैलरी वगैरह थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, और जो फूड के प्राइस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। वो आंदोलन करना तो चाहते थे, मतलब वो तो खुद बेचारे लेबर थे, वो तो खुद मतलब अ, उनके पास खुद रिसोर्सेज कम थे, तो करते कैसे थे, मतलब सोशली इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब इकोनॉमिकली वीक थे, सोशली भी वीक थे, सामाजिक मतलब एक गरीब इंसान अमीर आदमी से कैसे कॉम्पीट करे, आप अपनी बात कैसे रखें। बट ये जो काम है, बाद में ये काम थर्ड ई स्टेट वाले व्यक्ति ने करा। थर्ड ई स्टेट वाले व्यक्ति मतलब क्या होता है कि जो प्रॉस्पेरस हैं, बिजनेस वगैरह करते हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, और जो न्यू आइडिया को सपोर्ट करते हैं, जो पुरानी चली आ रहा कल्चर है, पुरानी पद्धति है, उसको उसके खिलाफ है, और नए आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं। 18th सेंचुरी में एक नया वर्ग सामने आया समाज में, जिसे मिडिल क्लास की कैटेगरी में रखा गया। ये व्यक्ति एक प्रकार का बिजनेसमैन था, जो सिल्क वगैरह, वूलन वगैरह टेक्सटाइल होते थे, उनका बिजनेस किया करता था, और उसी से इस वर्ग ने पैसे कमाए थे अच्छे खासे। और इसके अलावा भी अदर ऐसे लोग थे जिन्हें थर्ड ई स्टेट में थे, और जो पढ़े लिखे थे, जिसमें से कुछ लॉयर थे और जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे। इनमें ख़ास बात ये थी कि सभी व्यक्ति पढ़े लिखे थे, और ये इसके काफ़ी खिलाफ थे, जो इनको किसी भी व्यक्ति को जन्म से अधिकार मिलते हैं, मतलब मान लो कोई जैसे पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति को, जैसे इंडिया में थे कुछ राइट्स थे जो ब्राह्मणों को दिए जाते थे जन्म से ही, तो ये उसके काफ़ी खिलाफ थे। इनका ऐसा मानना था जो राइट्स मिलते हैं वो आपकी मेरिट के बेसिस पे मिलने चाहिए, मतलब आप में आपके अंदर जो क्वालिटी है उस बेसिस पे आपको राइट्स मिलने चाहिए, ना कि आपको जन्म के बेसिस पर मिलने चाहिए। ये बात कर देते हैं फ्रीडम की, इक्वल लॉ की, मतलब समानता का कानून हो, और अपॉर्चुनिटी जो है वो सबके लिए सेम रहें। एक फ़िलासफ़र हैं जॉन लॉक और जीन, और इन्होंने भी इस बात को काफ़ी सपोर्ट किया था। बाद में क्या हुआ कि रूस ने भी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, और जो सरकार और आम लोग हैं उसके बीच में जो अनुबंध का प्रस्ताव रखा था, और जिसमें एक व्यक्ति थे मॉन्टेस्क्विन। उन्होंने एक लेख लिखा था, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। द स्पिरिट ऑफ द लॉ में ये था कि उन्होंने पावर को डिवाइड कर रखा था गवर्नमेंट के बीच में, जो लेजिस्लेटिव होती है उसके क्या क्या रूल्स हैं, उसके क्या क्या काम काम है, एग्जीक्यूटिव के क्या क्या काम है, और जुडिशरी उसके उसके क्या क्या काम हैं। और यही जो प्रणाली है, मतलब जो शासन प्रणाली है, इसको लागू करा गया था यूएसए में, जब यूएस ने ब्रिटेन के 13 कॉलोनियल से आज़ादी पा ली थी। और इसी बात से, मतलब अमेरिका ने जब ये इसको लागू करा था, तो इससे फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, मतलब उनका भी ऐसा मानना था कि अब फ्रांस में भी ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए।
अब ये जो आइडिया है इन फ़िलासफ़र का, अभी क्या होने लगा, धीरे-धीरे चारों तरफ फैलने लगा। सैलून में, कॉफ़ी हाउस में इनके बारे में डिस्कस होने लगा। मतलब सैलून में ब बाल कटवाने गया कोई व्यक्ति, उसने मतलब वहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि यार नहीं, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो वहाँ पर ये बातें डिस्कस होने लगीं। कॉफ़ी हाउस में लोग बाग चाय पीने गए, तो वहाँ पर भी ये डिस्कस होने लगी कि यार काफ़ी बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करेंगे। और ये न्यूज़पेपर के थ्रू और ये बुक्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी। इनको जब भी ग्रुप में बैठते थे, मतलब सब लोग ग्रुप में बैठे हों, तो इसको रीड लाउड इन अ ग्रुप, मतलब कि इसलिए पढ़ा जाता था, यदि कोई व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ लिख नहीं सकता, जो रीड नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता था, इसको लाउडली पढ़ा जाता था, ताकि उस व्यक्ति को भी बात समझ में आए कि यार नहीं, अब हम बहुत सता लिए लोग बागों ने। और इसी टाइम की बात है, जो किंग था लुइस 16, इसने प्लान करा था अपने टैक्स को बढ़ाने के लिए, जो राज व्यवस्था है उस पर टैक्स बढ़ाने के लिए करा था, जो खजाने की इसकी पूर्ति करनी थी। तो इस बात को लेकर जो प्रोटेस्ट है और जो बड़े स्तर पर हो गया आम लोगों का। एक जॉर्ज डेंटन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने एक दोस्त को लेटर लिखा, उसमें बताया गया जो कंडीशन थी। उन्होंने कहा कि हम पढ़ लिख तो गए हैं, मतलब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी तो कर ली, फिर मैंने अपनी जॉब के लिए सर्च करा, जॉब ढूंढने के लिए। ना ही मुझे कोर्ट में कोई नौकरी मिली, और ना ही मुझे आर्मी में नौकरी मिली, क्योंकि मैं अमीर वर्ग से नहीं था, और ना ही मैं इस कंडीशन में था किसी पोस्ट को खरीद पाऊँ। और बाकी के मेरे दोस्तों ने भी मतलब अपने जो कदम है पीछे हटा लिए थे। उन्होंने कहा अभी हम पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन अभी अभी मेरे पास नौकरी नहीं है। और मतलब ये उस टाइम की कंडीशन की बात बता रहे हैं जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ था। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है, अंग्रेज़, जो कि 1787 से लेकर 1789 तक फ्रांस आया हुआ था, जो उसने देखा, जो उसने वहाँ पर ऑब्ज़र्व करा था। उसने अपने लेटर में लिखा है कि जो अमीर वर्ग का लोग है, अमीर वर्ग के लोग हैं, उन्हें ये डिसाइड करना चाहिए था। अब जो परिस्थितियाँ हैं वो चेंज होने वाली थी, क्योंकि उन्होंने जो अपने स्लेव के साथ करा है, जो गुलाम हैं उनके साथ जो करा है, अब वो वैसा अब वैसी कंडीशन नहीं रहेगी। अगर अपने गुलाम के साथ सही तरीके से बिहेव कर दे, सही तरीके से बिहेवियर रखते हैं, तो वो कंडीशन नहीं आती। यदि अब जब वो खाना खाते थे, जो अमीर अमीर वर्ग के लोग हैं, जब वो खाना खाते थे, तो और गरीब वर्ग के लोग बहुत प्रॉब्लम में रहा करते थे, और इस बात को काफ़ी वो इग्नोर किया करते थे। बट अब जो परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं, दंगों में अगर उनके बच्चों के साथ कुछ होता है, तो इसकी फिर बाद में टेंशन मत करना, मतलब इसके इसके बाद में फिर रोना मत कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब देखिए, यहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। दी द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यहाँ से सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।